अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो आंसर आता है क्या वो भी एक रैशनल नंबर होता है? जी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ट्रू। इसके लिए मैं जस्ट आगे टी लिख दूंगा। रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर। क्या रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स तो होते हैं। ठीक है, ये भी ट्रू है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब जीरो भी रैशनल नंबर में आता है क्योंकि जीरो के सारे राइट साइड पर नंबर पॉजिटिव होते हैं, सारी लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, दरम्यान में जीरो आता है तो ये इसमें शामिल होता है। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जीरो। ये बात ठीक नहीं है, ये फॉल्स है। रीज़न क्या है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो जीरो नहीं 1 होता है। अगर ये 1 होता तो फिर तो ये ठीक था। एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर इज़ अ कम्यूटेटिव। अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करें और उसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की और राइट हैंड साइड दोनों में आंसर एक जैसा आता है। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, अगर हम 2 में 3 को ऐड करते हैं या 3 में 2 को ऐड करते हैं, नंबर दोनों को आपने ऐड किया है लेकिन दोनों का ऑर्डर चेंज किया। अब इस तरह से दोनों का आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब दो नंबर को हम ऐड करें उनका ऑर्डर चेंज करके, पहले नंबर को बाद में और बाद वाले नंबर को पहले लेके हम ऑर्डर चेंज करके अगर इसको ऐड करें तो आंसर सेम देगा। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में ये होल्ड करती है, इस वजह से ये ट्रू होगी। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपने जस्ट ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपने कुछ नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले नंबर है 3/5 एंड -2/5। अब इनको क्योंकि ऐड करना है तो ऐड करने के लिए डायरेक्ट इन्हीं दो टर्म्स के दरमियान हम प्लस का साइन डाल देंगे, क्योंकि ऐड के लिए कहा हुआ है तो ऐड के लिए हम प्लस का साइन डाल दिया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए हम इनके सिंबल को भी चेक करेंगे। यहाँ पर प्लस का है और इधर जो टर्म है इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो टर्म बनेगी वो 3/5 -2/5 बनेगी। अब अगर डिनोमिनेटर में टर्म सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है। तो अब इसमें टर्म सेम है यानी 5 आ रहा है तो 5 ही इसका एलसीएम होगा। फिर इसके बाद आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम करते होते हैं इसके डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे कि एलसीएम हमारे पास कितना है 5 और इसके डिनोमिनेटर में टर्म क्या है 5 के साथ डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है 1। अब जो आंसर होता है ना उसको ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 रहेगा। दोबारा से जब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा और 1 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है 3 - 2, तो ये आएगा आंसर 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमने 3/5 एंड -2/5 को ऐड किया जिसका आंसर 1/5 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड जो टर्म है वो है -5/8 एंड 1/4, इनको करना है। तो देखें -5/8 ये पहले लिखा, एंड की जगह अब क्या आएगा प्लस, क्योंकि हमने इनको ऐड करना है और आगे 1/4 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रही हैं वो एक जैसे नहीं आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो एलसीएम क्या बनेगा? तो एलसीएम फाइंड करने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इजी मेथड होता है, आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक है, आप सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और इधर 2 आएगा। फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ 1। फिर 2 पर डिवाइड होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी 1। अब इस साइड पे जो टर्म आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास जो एलसीएम इसका बना है वो 8 बना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका एलसीएम जो कि है 8। अगले स्टेप में क्या करना होता है कि हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ डिवाइड करना होता है। तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -5, फिर दरम्यान में साइन प्लस का। फिर आपने क्या करना है एलसीएम को डिनोमिनेटर वाली टर्म इस साइड पे जो टर्म है उसके साथ डिवाइड करना है जो कि 4 है और इसका आंसर कितना आ रहा है 2। अब 2 को क्या करना है ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही रहेगा। अब इनको माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये -5 है और ये +2 है। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो तब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, माइनस करते होते हैं। तो माइनस करेंगे तो 5 - 2 करेंगे तो आंसर तो 3 आएगा। अब साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है वो लगाते हैं। अब बड़ी टर्म यहाँ पर 5 है और 5 के साथ माइनस है तो 3 के साथ भी माइनस आएगा। तो -3 / 8 ये इसका आंसर है।
थर्ड पार्ट में है 3/7 एंड -2/7। तो दोबारा से इसको हम लिखेंगे 3/7 प्लस -2/7। ऐड कर है ना, दरम्यान में प्लस का साइन लगाया, 3/7। अब देखें प्लस माइनस -2/7 बनेगा। तो एलसीएम लेने के लिए बहुत ज़्यादा इजी मेथड बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म फिर से सेम आ गए। अब सेम टर्म हो तो वही उसका एलसीएम होता है। तो देखें एलसीएम को इस डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है, तो 7 को 7 से डिवाइड करने से आंसर 1 आएगा। 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ऐसे यहाँ पर भी 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 - 2 करना है। तो 3 - 2 करने से 1 आता है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7। तो ये इसका आंसर है। फिर हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है -3/11 एंड -5/11। तो दोबारा से इनको -3/11 दरम्यान में प्लस का साइन आ गया, क्योंकि ऐड करें, और -5/11 आ जाएगा। तो देखें ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3/11 -5/11 आएगा। तो बच्चों इस दफ़ा फिर से एलसीएम लेना इजी हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म फिर से सेम आ गए। सेम टर्म हो तो वही उसका एलसीएम होता है। अब 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। फिर 11 को 11 से डिवाइड किया, आंसर 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 5 रहेगा। अब दोनों के जो साइन है ना वो सेम है। जब सेम साइन होते हैं तो उनको ऐड किया जाता है। अब 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा और साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो अमूमन हम बड़ी टर्म का साइन लगाते होते हैं, तो यहाँ पर दोनों टर्म के साथ माइनस है। तो अगर बड़ी टर्म को भी देखें तो उसके साथ भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 11। तो ये इसका आंसर है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट दिया हुआ है -7/11 + 1/6। यहाँ उन्होंने कहा नहीं कि ऐड करें और बीच में हमने खुद से प्लस का साइन लगाना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ऑलरेडी उन्होंने एक इक्वेशन बना के हमें दे दिया, हमने सिंप्लीफाई इसको करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम पता होना चाहिए, और एलसीएम हमें यहाँ पर डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है क्या होगा। तो क्या मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है। 11 को और 6 डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी उनको लिख लेना है आपने। ठीक है, और इसके बाद आपने 2 से स्टार्ट करना है कि क्या ये 2 पे डिवाइड होता है। अब 11 तो 2 पे पूरे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 6 हो जाता है, जिसका आंसर 3 आता है। अब ये दोनों नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते, फिर नेक्स्ट नंबर चले जाते हैं 3 पर। तो ये 11 नहीं होता, हेजिटेज रहेगा, 3 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब इसके बाद 11 को आपने डिवाइड करना। अब क्या करना है, इधर जो तीनों टर्म आ रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें 33, और 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। ठीक है, तो ये आएगा इसका एलसीएम 66। अब आपने क्या करना है, एलसीएम को इधर वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों जब आप 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, यानी 11 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें ना तो 66 आएगा। अब जो आंसर आता है ना उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप -7 के साथ इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दरम्यान में प्लस का साइन। फिर आपने क्या करना है, इसी 66 को यानी एलसीएम को इधर वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ डिवाइड करना, सॉरी। तो जब इसके 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, 66 से अब 11 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये 1 के साथ हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, -42 + 11 डिवाइडेड बाय 66। अब आपने क्या करना है, -42 + 11। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन है तो इनको माइनस करेंगे, 2 - 1 1 रहेगा, और 3 - 1 3। तो आंसर कितना आ गया 31। अब बड़ी टर्म वाला साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो यह आएगा -31 डिवाइडेड बाय 66। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। बस इतना काम करना था इसमें आपने। अब सेकंड पार्ट में भी आपने इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसके हम ले लेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे 7 और 5 का। ठीक है, वैसे इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर मेथड समझाया उस हिसाब से आप देखें। अब ये दोनों नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होते, फिर नेक्स्ट नंबर 3 पे चेक करना है, 3 पर भी डिवाइड नहीं होते, ये नेक्स्ट 5 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 5 इस तरह से आ जाएगा, फिर 7 पे होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 35 आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम है हमारे पास 35। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे हमने 35 लिखा। अब क्या करना है, इस 35 को इधर वाले डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके साथ डिवाइड करना है। 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो 5 को आप क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और साथ माइनस का साइन आएगा, फिर आएगा प्लस। 35 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आंसर 7 आएगा। 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये -15 है
और नीचे क्या है +14 है, ठीक है। ऑपोजिट साइन है तो इनको माइनस करेंगे, अब 15 में से 14 को माइनस कर देंगे तो सिर्फ 1 बाकी बचेगा। अब बड़ी टर्म का साइन लगाएंगे तो यानी कि -1 बाकी बच रहा है और डिवाइडेड बाय 35, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट और भी हैं, वो आपने खुद से ट्राई करने, बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने मुझसे पूछ लेने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी इसका क्वेश्चन नंबर जो 4, 5 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।